कहाँ रह गई यार चिंटू? एसएमएस करेगा उसको मैं। दीदी अभी आप एकदम बिल्कुल कोई आवाज नहीं करेगा, मैं 1 घंटा एकदम अनअवेलेबल हूँ, शिंटू दीदी के साथ बात कर रही हूँ और दरवाजा की घंटी भी बंद कर। Hi Didi, how are you? यार look at the time man. What आज तो time? टाइम से तो you're 10 minutes late. तुम्हें मालूम है कि सेकंड संडे अपन मम्मी के नाम रखते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं, तो कम से कम अलार्म लगा लो, है ना? सॉरी दीदी, मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी। नहीं तो come on now. दीदी, check this out. Same. Wait, I can't see her. See? Check out this earbud. Are you kidding me? तुमने भी जॉब से लगाई है? मम्मा ऐसे ही फिक्स करती थी ना ईयरबड, सेफ्टी पिन। मैंने भी वही किया। Come on, let's start. Okay, you go. ले मिले ये लप्पे पुंगे गरमेलर ये इगेनी, ले मिले ये लप्पे पुंगे गरमेलर ये इगेनी, लंगे पुंगे जो गरमेलर ये इगेनी, गरमेलर ये इगेनी। 1 2 3 4। ले मिले ये लप्पे पुंगे गरमेले, ले मिले ये लप्पे गरमेले इगेनी, लंगे पुंगे जो गरमेले ये इगेनी, ले मिले ये लप्पे पुंगे गरमेलर ये इगेनी, ले मिले ये लप्पे पुंगे गरमेलर ये लंगे पुंगे जो। धीरे अभी मैं चलाऊंगी ना, दोनों आ जाएंगी। ओ वी वांट टू टॉक टू मासी। Oh God. But Diya, I'm feeling so relaxed. No, I'll not be late, okay? I'll not be late. आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना अभी, you have no idea. I was so hassled today. मेरा दिन इतना मुश्किल था, 5 मिनट नहीं मिले मुझे सुबह से आराम से 5 मिनट बैठने के लिए। 1 minute, Chintu, when are you not hassle बताओ? Anytime I call you, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, मतलब कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि I call you and you're like relaxed or chilling or anything like that. This is because of the lockdown. I have no maids. Don't use lockdown as excuse ना, तुम always hassle रहती हो। No दीदी, मेड्स नहीं है, मैं सारा काम खुद कर रही हूँ, किचन का काम, खाना बनाओ, बर्तन साफ करो। और जब स्कूल था, कम से कम ये दोनों स्कूल चली जाती थी 5-6 घंटे के लिए। अब तो वो भी नहीं, अब तो स्कूल भी घर पे ही है, जूम क्लासेस होती हैं। आलाया को एक रूम में बिठाओ, माला को एक रूम में बिठाओ, इनके वाईफाई कनेक्ट करो, फिर किसी को हॉटस्पॉट दो, अब वाईफाई चला गया, अब ये हो गया। ओ गॉड, ये क्लासेस खत्म नहीं होती हैं। तो अमाला है ज्वाइन अबैकस, उसका अबैकस शुरू हो जाता है, छोटी वाली का वो क्रिएटिव राइटिंग शुरू हो जाता है। मतलब मैं थक गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि आज तुम्हारे सपने में मम्मी आएंगी और ठुल्ले मारेंगी। I'll tell you why. Because ये सारे जो तुम कंप्लेन कर रही हो कि ये नहीं है, मेड नहीं है, वो नहीं है, वो सारा काम अपन जब जहाँ भी पोस्टिंग होती थी, मम्मी की एक भी हेल्प नहीं होती थी। वो ना केवल घर का काम करती थी, कुकिंग, आर्ट क्लासेस एंड दैट टू विदाउट एन इंटरनेट एंड अपना ये लैपटॉप सब करने के बाद to entertain Papa's army friends. I mean, it was crazy. Yeah, she कितना खाना बनाती थी। But दी, मम्मी was a super woman. I cannot be her. मैं नहीं बना सकती। और मम्मी तो मतलब she was magic. और दीदी हमें कैसे वो इतनी सारी कहानियां सुनाती थी, कहानियां सुना के कितनी सारी बातें बता देती थी, है ना? और मुझे कहानियों से याद आया, दीदी पता है कल रात को ये दोनों सो ही नहीं रही थी। And then they say, मम्मा न्यू कहानी, न्यू फेरी टेल, हैरी पॉटर। फेरी टेल मैं कहाँ से लाऊं फेरी टेल्स? मैंने इनको बोला, ये जो तुम लोग फेरी टेल करते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये जो फेरीज हैं, जिन्हें हिंदी में परियां कहते हैं बाय द वे, ये आई कहाँ से थी? तो मैंने पता क्या किया, बिट्टू दीदी, मैंने इनको ना वो परिमल वाली कहानी छींप दी। मैंने इनसे कहा कहानी नंबर 1। तो मैंने
मैंने इनसे कहा कि जो मेघालय है और उसका आसपास का जो एरिया है उसे परिमल कहते हैं। पहला सवाल आया, मामा व्हाट इज परिमल? परिमल मतलब परियों का देश। मेघालय जो है वो इतना सुंदर है कि उसे परियों का देश कहते हैं। वहां बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से झरने आते हैं, घने जंगल हैं, इतने सुंदर फूल हैं हर तरफ कि वहां पे परियां भी आती थी। ऐसी परियां जिनके बड़े बड़े पंख थे, लाल लाल गाल थे, बहुत अट्रैक्टिव होती थी, बहुत सुंदर होती थी। फिर सवाल, मम्मा ये परियां आती कहाँ से थी? तो एक तो इतने सवाल पूछती है ना वो, ये आती कहाँ से थी? सो मैंने बताया कि ये परियां जो है ये स्वर्ग से आती थी और जो इंद्र थे वो उनके राजा थे। नाउ मम्मा हु इज इंद्र? मैंने कहा इंद्र आज हमारे बारिश के भगवान होते हैं, उन्हें हम इंद्र कहते हैं। और ये जो परियां थी ये राजा इंद्र के स्वर्ग की अप्सराएं थी और ये इनको धरती पे घूमने के लिए भेज दिया करते थे। कहते थे कि जाओ भाई धरती में घूम आओ, कुछ सामान लाना है तो ले आओ। और ये परियां अपने बड़े बड़े पंखों से स्वर्ग से धरती, धरती से स्वर्ग आराम से चली जाती थी। सब अच्छा चल रहा था। मेघालय के लोग इतने खुश थे कि वाह भाई वाह, हमारे यहाँ तो परियां आती हैं। अब हुआ यूं कि मेघालय में टूरिस्ट बहुत आते थे। अब जो टूरिस्ट आते थे वो उन्होंने जब परियों को देखा वो तो इनकी सुंदरता पे मोहित ही हो गए। उन्होंने कहा वाह, ये परियां उनसे मीठी मीठी बातें करती थी, उनके साथ घूमती थी, उनके साथ रहने लगी थी। और ये बात हर जगह फैलने लगी। फैलते फैलते ये बात राजा इंद्र के पास भी पहुंच गई। राजा इंद्र को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अरे मेरी परियां जिनको मैंने धरती पे घूमने के लिए भेजा है वो कहीं और नहीं घूम रही हैं, बल्कि वो तो सिर्फ मेघालय के आसपास घूम रही हैं। और जो है वो टूरिस्ट लोगों के साथ में फोटो खिंचा रही हैं, उनका एंटरटेनमेंट कर रही हैं। उनको तो बहुत गुस्सा है। वो धरती पे आए, उन्होंने सारी परियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इतने सुंदर पंख दिए, इतनी उड़ने की आजादी दी, लेकिन तुमने अपने फ्रीडम का मिसयूज किया, इसलिए तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी। परियां बहुत रोई कि राजा जी प्लीज सॉरी, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब एक बार माफ कर दो। लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम कभी भी स्वर्ग वापस नहीं आ सकती, तुम्हें अब धरती पे ही रहना पड़ेगा। और ये कह के राजा इंद्र ने उनके पंखों को काट दिया। वो जो वहां की परियां थी उन्होंने वहां के लोकल लोगों से, वहां की लोकल औरतों से खूब दोस्ती की थी। तो उन्होंने इन परियों को, उनके पंखों को सेलिब्रेट करने के लिए एक अपनी पोशाक बनाई, एक ड्रेस बनाई जिसे जिसे कहते हैं जैनसम, जिसे पहन के वहां की आदिवासी औरतें, वहां की लोकल औरतें बिल्कुल परियों जैसी लगती हैं। अब बिट्टू दीदी पूछो फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। बस ये पता है कि मामा फिर क्या हुआ, वो ये क्या होता है वो क्या होता है, वो दोनों सो गई फाइनली। Oh, sweet, yeah. But this is one of my favorite stories, परिमल की, and हाँ। इस whole exercise से जब मम्मी की कहानियां अपन पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ रही थी खास तौर से, I realized कि जो मम्मी की लेखनी है वो लोक कथाओं से कैसे प्रभावित है। She has a very strong influence of folk literature. उनकी कहानियों में देखो ना, जिस वापस पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि बहुत ही छोटी, बहुत ही सरल लेखनी है उनकी। और उसके साथ उनके जो पात्र हैं वो बहुत ही नैसर्गिक हैं, लाइक ऑर्गेनिक, कभी परी, जैसे परिमल में है पहाड़ चाचा और नदी। नदी और ऐसे कितने लाइक वेरी सिंपल। और जहां हाँ जहां दीदी। पोस्टिंग हुई वहां वहां की उन्होंने लोक कथाएं अपनी लेखनी में इन्वॉल्व कर हाँ मम्मी कैसे हमें जहां भी हम जाते थे वहां की कल्चर से इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस कराती थी इन कहानियों के जरिए, है ना? ना दीदी कहानियों से मुझे याद आया। नहीं, उन्होंने तुम एक बात को भूल रही हो। ना केवल उन्होंने हमें कहानी पढ़ना सिखाया, हाँ उन्होंने हमें कहानी बोलना सिखाया। यू रिमेम्बर कि अपन जब जल्दी जल्दी में उनके अपने डिबेट्स के लिए जाते थे और वो बोलती थी कि कैसे पढ़ना है, शी यूज्ड टू हाँ। कॉल अस एंड से कि इसका एक फ्लो है, एक फ्लो है। वजन होता है, शब्दों का एक जायका होता है। जायका, हाँ। आई ये रिमेम्बर। तो यार, और ऐसे फ्लो में तुम्हें पता है क्या, यू कंप्लीटली लॉस्ट द फ्लो। ओह ओके। You didn't, no, you didn't. But anyways, मैं बड़ी हूँ तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ। Anyway, so story number 2, मैं तुम्हें उनके फ्लो में I'll try उनकी कहानी में पढ़ के सुनाऊँ, उन्हीं की ब्लू डायरी। ओके? बिट्टू दीदी एक्सक्यूज मी, सुनिए। हाँ, ये हाँ,
ये मुझे ब्लू डायरी कब मिलेगी मम्मी की? जस्ट बिकॉज यू लुक लाइक मम्मा इट डजंट मीन कि मुझे उनकी डायरी नहीं मिलेगी ना. दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर. Hindu, you'll get it when three things happen. One, व्हाट? बच्चे संभाल लो खुद. फिर दो, अपनी चीजें संभालो खुद. तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1992 में जो आयन रैंड की बुक थी ना, फाउंटेन हेड. कौन सी? फाउंटेन हेड फॉरगॉट, जो तुमने मुझसे बोरो करी थी. रिटर्न दैट, यू विल गेट द ब्लू डायरी. तब तक तुम स्कैन से ही काम चलाओ. ओके ठीक है, ओके. मुझे स्कैन इज गुड. फिर बोलो कहानी कि नंबर 2. हाँ, कहानी नंबर 2. ओके. यस. शीर्षक, बांस का जन्म. प्लीज नोट, मैंने जन्म नहीं बोला, जन बोला है, वरना जन्म. खिलने मारेंगे. बांस का जन्म. संसार में वृक्षों की अनेक जातियां और प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें बांस का मानव जीवन में बहुत महत्व है. घर आदि बनवाने से लेकर मनुष्य की अंतिम यात्रा तक ये वृक्ष हमारे जीवन से जुड़ा रहता है. मेघालय की पहाड़ियों पर बांसों के झुरमुट जहां तहां देखे जा सकते हैं. अब पूछिए, बांस का जन्म कैसे हुआ? जन्म. मेघालय के एक गांव में एक नवयुवक रहता था. वो बहुत गरीब किसान था. उसका नाम मानिक रायतोंग था. मानिक रायतोंग भले ही गरीब था, किंतु ईश्वर ने उसे एक बहुत बड़ा गुण ये दिया था कि वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था. रात दिन के अभ्यास से उसने बांसुरी बजाने में अच्छी कुशलता प्राप्त कर ली थी. ये कुशलता प्राप्त कर ली, सो किसी को रिटर्न के अच्छा बजाता था, कुशलता प्राप्त कर ली. कुशलता. अब ये खाली समय में स्वयं अपने गीत रचता और उनकी धुनें बांसुरी पर बजाता. उसके गांव वाले उसकी बांसुरी पर बजाई गई धुनों को बड़े ध्यान से सुनते. इस तरह मानिक रायतोंग मशहूर होने लगा. हाँ? उसकी बांसुरी की प्रशंसा एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे पहुंचते पहुंचते पहुंची राजा के कानों तक. राजा ने मानिक रायतोंग को अपने दरबार में बांसुरी बजाने के लिए बुलाया. मानिक रायतोंग राजा का निमंत्रण पाकर बहुत खुश हुआ. दरबार पहुंचा तो देखा क्या, दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ है. बहुत दूर दूर से लोग मानिक रायतोंग की बांसुरी सुनने आए थे. उसकी बांसुरी ने ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए. उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे कई घंटे बीत गए. सभी ने मानिक रायतोंग की खूब प्रशंसा की. राजा ने भी प्रशंसा की. वो अपनी बांसुरी की धुनों में घंटों डूबा रहता और ऐसे ही करते करते वो एक मशहूर तथा संपन्न व्यक्ति बन गए. एक दिन क्या हुआ, एक दिन मानिक रायतोंग ने क्या देखा कि रानी उसके घर में कुटिया में खड़ी हुई है. वो अचरज में आ गया. उसने कहा, रानी अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने मुझे नाचीज को बुला लिया होता. रानी ने कहा, मानिक, अब ये टिपिकल मम्मी की इमेजरी है. मानिक, तुम्हारी बांसुरी की धुन ने मेरे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया. आज तुम्हारी बांसुरी सुनना चाहती हूँ. मानिक रायतोंग ने रानी से कहा कि अरे रानी, आप मेरी कुटिया में कैसे रहेंगी? आप दरबार में चलिए, मैं वहां सुना दूंगा. तो मानिक रायतोंग को रानी ने आदेश दिया कि मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि यही कुटिया में आप मुझे अपनी बांसुरी बजा के सुनाएंगे. रानी के आदेश पर मानिक रायतोंग ने सारी रात बांसुरी बजाई और रानी सारी रात मानिक के घर में बांसुरी सुनती रही. अब हुआ क्या, अगले दिन प्रातः काल होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि रानी पूरी रात मानिक रायतोंग के घर में रही है. धीरे धीरे खबर एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे करते करते पहुंची राजा के कानों तक. यह सुनकर राजा क्रोधित हुआ और उसने ना सच जाने बगैर दोनों को दंड दिया, मृत्यु दंड. जब रानी और मानिक रायतोंग के मृत्यु दंड का दिन आया तो उस इलाके के सभी लोग उसी निर्धारित जगह पे एकत्रित हो गए. वहां राजा सहित उसके मंत्री भी उपस्थित थे. बड़ी बड़ी लकड़ियों का ढेर लगाया गया, चिता लगाई गई, उसमें आग लगाई गई. आग की लपटें आकाश छूने लगी. राजा ने रानी और मानिक रायतोंग को आग में ढकेल देने का आदेश दिया. अपने मृत्यु दंड के लिए तैयार मानिक रायतोंग ने राजा से अपनी आखिरी धुन बजाने की अनुमति मांगी. स्वीकृति पाकर मानिक रायतोंग ने अपनी बांसुरी से एक बहुत ही मधुर और दर्द भरी धुन निकाली, जो मानो ये कह रही हो
कि सच्चे कलाकार की दशा यही होती है। ब्यूटीफुल नो? वाओ। मधुर और दर्दीली धुन बजाने के बाद उसने बांसुरी को उल्टा पकड़ा और वहीं जमीन में गाड़ दिया, जिसके बाद वो जलती चिता में कूद गया और उसके पीछे पीछे रानी को भी आग में ढकेल दिया गया। ऐसा माना जाता है कि जिस बांसुरी को मानिक रॉयतोंग ने जमीन में गाड़ा था, उससे बांस का पेड़ फूट निकला। आग की उड़ती चिंगारी से बांस का पत्ता निकला। बांसुरी की धुन की भांति ये बांसों के झुरमुट सारे मेघालय में फैल गए। उन बांसों से असंख्य बांसुरियां बनी तथा अनेक बांसुरी वादकों ने जन्म लिया। आगे चलकर लोगों को पता चल गया कि मानिक रायतोंग निर्दोष था। The end. Beautiful, no? वाओ, ब्यूटीफुल स्टोरी। पर हाँ? दीदी कितनी सैड है ना ये। वो sad है and tough. पूछो क्यों? टफ, व्हाई? I had to try and read it from मम्मीज डायरी, और उन्हीं के हैंडराइटिंग में लिखी है। मतलब कि उनकी हैंडराइटिंग मालूम है ना, कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, इट्स लाइक जो तो जानो। एंड यू नो, मेरी मेमोरी मुझे अब मेरा साथ दे रही है कि स्कूल में अपन को राइटिंग कौन सिखाता था? मम्मी। मम्मी। उनको उनको खुद आता थी जरूरत। एवरी सैटरडे संडे कर्सिव राइटिंग। Actually, the person who should have taught us was पापा। मोटू जैसी हैंडराइटिंग थी पापा की, मगर वो तो थे नहीं, तो मम्मी हाँ, अब थी यार, seriously। बिट्टू दीदी, एटलीस्ट मेरी एक चीज तो मम्मा पे गई है, हैंड राइटिंग। Sure, that is true। तुम्हारा तो हैंडराइटिंग में अंडा है, अंडा। मेघालय, आई मीन स्पेशली बिकॉज मैं मम्मी की सारी जो कहानियां पढ़ रही हूँ, वो बंगला, द होल पोस्टिंग, दैट 7 साल इन द आई नो, आई नो, कितना मजा आता था। दीदी कैन यू बिलीव इट कि वी वर इन सेवन सिस्टर्स फॉर 7 years। 7 साल थे हम लोग वहां पे। अच्छा चिंटू, चिंटू, या सेवन सिस्टर्स का क्या मीनिंग है? व्हाई डू यू कॉल सेवन सिस्टर्स सेवन सिस्टर्स? आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, 1 minute, you know this is tell me now। आई नो, आई नो। No, tell me now। Hello, अरे when वन सेकेंड, हाँ 1 second, आई नो। okay, तो I want to तो सेवन सिस्टर्स एक जर्नलिस्ट राइटर थे, उनका नाम था जगन्नाथ। उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था सेवन सिस्टर्स, क्योंकि ये जो 7 स्टेट्स थी, इनका आपस में कल्चर, इनके फेस्टिवल्स, इनका रहन सहन, और इनके नाच गाने, सब कुछ इतना ज्यादा मिलता था जैसे सगी बहनों का मिलता हो। इसलिए इन्हें कहते हैं सेवन सिस्टर्स। very good यार चिंटू। I'm very impressed। जिंदगी में सेवन सिस्टर पूरे स्कूल में नहीं मालूम थी। sorry, please don't be so impressed। Actually I asked Google चाचा। Shameless। अभी तो यार तुम सरप्राइज कर दो। Shameless। But you know what, बिट्टू दी, Google चाचा is saying कि वो actually हैं 8 states पर उन्हें सेवन सिस्टर्स कहते हैं। Yes, absolutely। Yes। एंड वैसे मेघालय की हम लोग अपन बात कर रहे हैं, आई किड यू नॉट, तुम आरे में आओ अभी, ऐसा लगता है कि अपन मेघालय में, वो अपने बंगले में पीछे किचन के बगल में जो व्यू था ना अपने बालकनी से, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली मेरे बंगले से वही, इट्स लाइक हूबहू इमेज है। एंड वाओ। ऐसे लगता है कि कभी मम्मी की आवाज आएगी पीछे से कि गर्ल्स हॉट हॉट डम्पलिंग्स, हाथ धो के आना। Oh shit, I miss it so much। I miss it so much। I really do miss mom। बारिशों में तो उनकी बहुत ज्यादा याद आती है। पर वो खुद कितना मजा करते थे हम लोग बारिशों में। हम राइट, प्रे करते थे स्कूल बंद हो जाए। और वो डर्टी डर्टी सेम सेम, पता नहीं क्यों मम्मी वो सेम सेम पिंक पिंक रेनकोट जो वो 5 साल लगातार चलाती थी, चाहे उसमें होल क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो मनोरमा मासी लाई थी इसलिए। मैंने क्या, उसके बाद से मैंने रेनकोट नहीं पहना है, और अगली ब्लैक, और फिर और दीदी, पेपर बनाना। हाँ ना, हम लोग नाव बनाते थे और गेम खेलते थे। ट्राई करती थी, लेट्स बी वेरी हाँ, क्लियर। ओके, हाँ आप बनाती थी और हम दोनों चलाते थे और गेम खेलते थे किसकी नाव पार हो जाएगी। कितना मजा आता था। पापा हमारी फोटोज खींचते थे। आई मिस इट।
No, but you should come to RA when it's raining because it looks I so want to come. बंगले की याद आएगी, मेघालय की याद आएगी उन 7 सालों में, like it just is deja vu. And अगर वो नहीं काफी है तो भैया मैं बताऊं 2-3 दिन पहले तो मुझे ऐसा लगा कि अपन वही हैं. क्यों? 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 नीचे से मेरी मेड ने बोला दीदी नीचे गए क्या है? इतना क्या? नहीं 3 फुट का क्या कहते हैं उसको आर्मेडिलो ही होगा कुछ मतलब कि इट वाज अ मॉनिटर लिजर्ड. सो आई अब हर दूसरे दिन एक वाइपर्स ने कभी मॉनिटर लिजर्ड एंड मेरे स्पीड डायल पे तो अभी कौशल स्नेक कैचर का नंबर आ गया है. इट्स नो बिग डील लिटरली लाइक मेघालय. एक मिनट एक मिनट. अरे जरा प्लीज गैस सिम करना. थैंक गॉड आपने सांप का नाम लिया तो मुझे याद है मैं कुछ चढ़ा के आई हूँ. हाँ. सांप पर चढ़ाने में क्या What the connection? Hey, and 1 minute. What are you? तुमने क्या चढ़ाया? तो संडे है ना. आज तो मिस्टर मयंक चतुर्वेदी बनाते हैं अपना खाना. So I was telling you ना कि मेरा दिन बहुत मुश्किल था and I think मैं ये पार्ट बताना भूल गई. आपको पता है दी मयंक ने कल से ना जिद कर रखी थी कि मुझे क्रैब खाना है, मुझे क्रैब खाने का मन है. अब ये कोरोना के चक्कर में बाहर से तो खाना आ नहीं रहा. सो उसने क्या किया? He called for a live crab and he said कि मैं बनाऊंगा, खुद से बनाऊंगा. Yeah. And he said मैं बनाऊंगा. और आज दोपहर में मुझे बोलता है बेबी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज तुम इसको थोड़ा थोड़ा बस बॉईल कर दो. कैन यू बिलीव इट दीदी? मैंने अपने हाथों से उस हिलती हुई चीज को थैली से निकाला, एक पॉट में डाला, उबाला. और जब उबल रहा था ना वो केकड़ा, उसकी आंखें धीरे धीरे बाहर आ रही थी दीदी. It was such a yucky sight. You know how I hate it. Oh. Mayank, I'm telling you, he has to pay for it now. I think I should tell him to buy me a piece of jewelry or something. Poor केकड़ा. there's no poor केकड़ा. तुम don't be so harsh. Okay, आपको ज्वेलरी चाहिए तो that is a separate story. But केकड़े पे तरस मत खाना because ये उसका कर्मा है भाई. Okay, ये केकड़े का. God, बिट्टू दीदी, you and your Buddhism, like केकड़े का भी कर्मा होता है. I'm telling you, तुम भूल रही हो मम्मी की कहानी केकड़ी की शैतानी? नहीं. अरे okay. कौन सी? Story number 3. You have to hear this. Story number 3. Okay. केकड़ी की शैतानी. Okay. Yes. तो एक गांव में एक लकड़हारा था. वो गया नदी किनारे लकड़ियां काटने अपनी कुल्हाड़ी के संग. काटते काटते कुल्हाड़ी की धार धीमी हो गई तो वो बैठा नदी किनारे और धार बनाने लगा. बगल में एक केकड़ा था. उसको आदमी दिखा और शैतानी सूझी तो वो गया आदमी के पास. बोला भैया आप क्या कर रहे हैं? तो आदमी ने बोला मैं तो धार बना रहा हूँ, मेरी कुल्हाड़ी की धार कम हो गई. उसने बोला कि अरे मैं आपकी मदद करता हूँ. तो बेचारा भोले आदमी ने बोला आ जाओ और उसको पत्थर पे रख दिया और वो काम में जुट गया. आप केकड़े को सूझी शैतानी. वो चढ़ा उसकी पीठ पे और उसने डंक मारा जोर से. आदमी कराहने लगा दर्द के मारे और करते करते उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिरी. हाथ गिरी तो लता पे एक बहुत बड़ा फल था जो गिरा सीधे जो उसके नीचे मुर्गा था उसकी पीठ पे. मुर्गे की पीठ पे गिरा और मुर्गा दर्द के मारे इधर उधर कूदने लगा. कूदते कूदते वो चींटियों की बिल पे चढ़ा और रौंद दिया उनके घर को. चींटियां तितर बितर हो गई. वो इधर उधर भागने लगी और उन्होंने देखा सामने तो सुअर है. बोला सुअर नहीं करा होगा ये सब. तो वो चढ़ गई सुअर की पीठ पे और सुअर को ले मारा काट. सुअर दर्द के मारे और चिल्लाने लगा. सामने केले का पेड़ था और उससे जाके भेड़ मरा. केले के पेड़ पे चमगादड़ सोया हुआ था. अब दिन का समय था. केले का पेड़ गिर गया तो चमगादड़ उड़ गया और वो दिन में तो देख नहीं पाता है. तो इधर उधर उड़ने के बाद वो गया सीधे हाथी की सूंड में घुस गया. हाथी भौरा गया, पागल हो गया कि मेरे सूंड में क्या घुसा है और सिर हिलाने लगा. हिलाते हिलाते वो सामने एक महिला थी उसके ऊपर चढ़ गया. उसको कुचल दिया. ओके डायरेक्ट कुचल दिया. मर गई. ये उनकी लाइट कहानी थी बाय द वे. ओके कुचल दिया तो परिवार वाले महिला के बड़े अफसोस मनाने लगे कि अरे हमारी तो ऑफ देगी लगे. और वो गए हाथी के पास. बोले हाथी भाई तुमने हमारी महिला को मार डाला, क्यों करा ऐसा? तो उसने बोला भाई मुझे भी पकड़ो. मेरे सूंड में चमगादड़ घुस गया था. मतलब बैट घुस गया था. उसकी सारी गलती है. उन्होंने बैट को जाके पूछा क्यों घुसे आप हाथी की सूंड में? आपकी वजह से हमारी ऑफ नहीं गई. चमगादड़ ने बोला अरे मेरी गलती नहीं है. जिस पेड़ पे मैं रहता हूँ उस पेड़ को सुअर ने गिरा दिया. तो वो गए सुअर के पास. भाई तुमने क्यों ऐसा करा?
तो उसने बोला आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, मेरे पीठ पे तो चींटियां चढ़ गई, उन्होंने मुझे काट लिया, तो मैं नहीं जाऊंगा भिड़ने पेड़ के संग। तो वो चींटियों के पास गए, बोला आपने ऐसे क्यों किया? तो चींटे ने बोला अरे हमने ऐसे सुअर को इसलिए करा क्योंकि उसने हमारा घर रौंद दिया। सुअर ने सुना तो बोला अरे भाई वो मैं नहीं था, वो तो मुर्गा। तो तो मुर्गे के पास गए, बोले कि अरे तुमने चींटियों के घर को क्यों रौंदा? और मुर्गा ने बोला कि अरे मेरे पीठ पे तो फल गिरा है, मैं आई एम इन पेन। और तो फल कैसे गिरा? लता से गिरा। लता के पास गए, आपकी वजह से फल गिरा और ये चेन रिएक्शन हुआ है। तो लता ने बोला भाई मैं ऐसे थोड़ी ना कटी हूँ, मुझ पे तो कुल्हाड़ी गिरी है। और आदमी ने गिराई। करते करते वो पहुंचे आदमी के पास, बोले क्यों गिराई आपने कुल्हाड़ी? तो आदमी ने बोला भाई मैं तो खुद, मेरी पीठ पे डंक मारा है केकड़े ने, आप केकड़े को पकड़ो बिकॉज मैं खुद निर्दोष हूँ। तो करते करते पहुंचे वो आखिरी में केकड़े के पास, जो एकदम बौखला गया क्योंकि उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि उसकी एक चीज के कारण एक महिला स्वर्गवासी हो गई है। तो जब उन्होंने पूछा, उसने बोला भाई मैं तो शैतानी कर रहा था। सभी लोगों ने उस केकड़े को दंड दिया कि क्योंकि तुमने ऐसी शैतानी करी है जिसकी वजह से एक महिला ऑफ हो गई। ऑफ हो गई है। मम्मी ऐसा नहीं करती थी, बट आई नो। उसके कारण न केवल लोग तुम्हें आसानी से, बड़े बूढ़े बच्चे सब आसानी से तुम्हें पकड़ पाएंगे क्योंकि इर्द गिर्द लाल दिखाई देगा। तुम्हें वो जब खाएंगे और शिकार करेंगे तो तुम्हें जिंदा उबालेंगे, उबाल उबाल के खाएंगे। Not be sorry for बेचारा केकड़ा, it's his karma, dude. So funny, I love this story. And I have an idea. आज मयंक जब ये अपना पहला निवाला खा रहा होगा ना डिनर में इस केकड़े का, तब मैं उसे ये कहानी सुनाऊंगी। तुम ना बेचारे को ना, तुम उसकी बहुत टांग खींचती हो, सीरियसली। दीदी मैं खींचती हूँ, यू हैव नो आइडिया आज सुबह से वो क्या कर रहे हैं। ही इज टेलिंग मी ओ आज तुम्हारा सेकंड संडे आ गया, अब तुम दोनों बहनें अपनी थर्ड फोर्थ ग्रेड की कहानियां डिस्कस करोगी जो मम्मी ने सुनाई थी। लाइक ही मेक्स सो मच फन दीदी, यू हैव नो आइडिया। और मैं उसे लाइक हाउ डू आई टेल हिम कि हम ये सब करके वी रीलिव अ चाइल्डहुड। उसको नहीं समझ में आता है, मतलब नहीं समझ में आएगा। इज अ फाइनेंस पर्सन, ओके। उसको तुम डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स बता दो, उसको वो समझ में आएगा। और उसको बोला ना वो खाए, खुश रहे, ओ वाओ, ओ रियली एंटरटेन, ओके। उसको ये कभी नहीं समझ में आएगा कि इस ब्लू डायरी के हर पन्ने के हर टेढ़े और इलेजिबल अक्षरों में मम्मी छुपी हुई है। इट्स आई नो। टेल हिम टू कुक एंड बी हैप्पी, ओके। पर दीदी ये सब कोरोना वोरोना खत्म होगा ना, आई रियली वांट कि आप और पापा यहाँ पर आओ, और लास्ट टाइम की तरह 2-3 दिन के लिए नहीं, गुड फॉर गुड 2-3 वीक्स। यू नो वी शुड ऑल हैव अ ब्लास्ट। बहुत मजा करेंगे। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, पापा विल हैव अ ग्रेट टाइम विद किड्स। आई विल बी सो हैप्पी एंड मोर देन मी आई थिंक मम्मा विल बी सो हैप्पी। और आपको पता है ना, मम्मी तो हमेशा कहती थी अतिथि देवो भव, एंड दैट इज माय कहानी नंबर 4। ओके, गो फॉर इट। सो अतिथि देवो भव, ये कहानी है रूमा और गुइलैंड की। रूमा और गुइलैंड भाई बहन थे, नागालैंड के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। रूमा 10 साल का था और गुइलैंड जो थी वो 8 साल की थी। इन दोनों के माता पिता 2 साल पहले किसी बीमारी से मर गए थे, तो माँ बाप का प्यार तो उनको मिलता नहीं था, लेकिन ये लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे, हमेशा साथ रहते थे। और गांव वाले भी इनको बहुत प्यार करते थे क्योंकि ये लोग सबकी रिस्पेक्ट करते थे। कोई इनसे कोई भी काम कहता था कभी मना नहीं करते थे। तो गांव वाले भी इनके खेत में इनकी मदद करते थे, बीज बोने में, फसल काटने में। इसी गांव में एक और परिवार था जिसमें 7 भाई रहते थे। वो 7 जवान थे, बहुत मेहनती थे, और थे बहुत धनी, लेकिन वो थे बहुत घमंडी। उनको अपने धन का बहुत घमंड था। वो सबको अपने से छोटा समझते थे, नीचा समझते थे, किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। तो गांव वाले भी उनसे थोड़ा दूर ही रहते थे। तो हुआ यूं कि जाड़े के दिनों में खेतों पे ज्यादा काम तो होता नहीं है, तो गांव के जो आदमी थे वो जंगल में जाके पेड़ काटते थे, शिकार करते थे। गांव की औरतें घर पे अपने करघे पे कपड़ा बुनती थी पूरे परिवार के लिए, और गांव के बच्चे वो गांव की नदी में जाके मछली पकड़ते थे।
तो ऐसे ही जाड़े के दिन चल रहे थे। सुबह सुबह रूमा और गुइलैंड भी अपना खाना वाना खा के नदी की ओर जा रहे थे, अपना अपना तुगोल लेकर, जिसमें कि जो कमर पे बांधा जाता है, जिसमें मछली रखते हैं, और एक मछली पकड़ने वाली टोकरी लेकर। और जब वो जा रहे थे, उन्होंने उन सातों भाइयों को देखा, वो उनके आगे आगे जा रहे थे। उन सातों भाइयों को देखकर ये दोनों बच्चे थोड़ा पीछे रुक गए, क्योंकि ये सातों भाई इन दोनों बच्चों को अनाथ अनाथ कह के चिढ़ाते थे। जब वो लोग मछली पकड़ने के लिए नदी में घुस गए, तो ये दोनों भाई बहन भी आगे जाके अपना मछली पकड़ने का काम करने लगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने बांध बनाया, बालू से और पत्थरों से बांध बनाया, जिससे कि इनकी टोकरी उसमें डूबेगी और मछली पकड़ेंगे। अब बांध बनाते बनाते दोपहर हो गई। फिर दोपहर में ये लोग पेड़ के नीचे बैठे, इन्होंने अपनी पोटली खोली, कुछ खाना वाना खा रहे थे। और दूसरी तरफ वो सातों भाई, क्योंकि वो साथ थे, उनका बांध तो कब का बन चुका था, वो मछली पकड़ रहे थे, और वो दूर से इन दोनों भाई बहनों को मछली दिखा दिखा के चिढ़ा रहे थे, पर ये दोनों कुछ नहीं कह रहे थे। वहां पर आई एक बुढ़िया। बुढ़िया जो थी, उसके सर पे एक भारी टोकरी थी, उसकी कमर झुकी हुई थी, फटे हुए उसने कपड़े पहने हुए थे। वो गई उन उन लड़कों के पास और बोली, बेटा मुझे ये नदी नदी पार करके दूसरे गांव जाना है, मैं तुम्हारे बांध के ऊपर से चली जाऊं? उन सातों ने एक दूसरे को देखा, और में से एक बोला, बुढ़िया तुम्हें जो करना है वो करो, हमारे बांध के ऊपर से नहीं जा सकती, चलो। बुढ़िया बेचारी सहम गई, वो आगे जाने लगी, और ये बात रूमा और गुइलैंड ने सुन ली। फिर गुइलैंड ने रूमा आपसे कहा कि भाई, मुझे लगता है कि इनकी मदद करनी चाहिए। तो रूमा आया, उसने बोला कि अम्मा क्या हुआ, किधर जाना है तुमको? उसने बोला, बेटा मुझे तो ये नदी नदी पार करनी है, दूसरे गांव जाना है, बांध के ऊपर से जाना है। कहता कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम घबराओ मत। तो रूमा ने उनकी टोकरी अपने सर पे रखी, उनका हाथ पकड़ के उनको अपने बांध के ऊपर से दूसरी ओर ले गया, और बोला कि अम्मा मैं तुम्हें गांव तक भी छोड़ आता हूँ। उसने कहा कि नहीं 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 बेटा, तुमने बहुत बहुत किया, तुम्हें बहुत आशीर्वाद, अब तुम अपनी बहन के साथ जाओ और मछली पकड़ो। उस दिन रूमा और गुइलैंड ने खूब मछली पकड़ी, जितनी उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं पकड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही दिन बाद ये दोनों भाई बहन मधुमक्खी के छत्ते से शहद लेकर घर जा रहे थे। जैसे ही गांव में घुसे, देखा काले काले बादल आए हुए हैं और खूब तेज बारिश होने वाली है। और ये लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जो वो वही बुढ़िया इन सातों भाइयों के घर से आ रही है। बुढ़ी अम्मा को देख के बोला, अम्मा कहाँ जा रही हो, अंदर ही रहो, बहुत तेज बारिश होने वाली, भीग जाओगी। कहती, बेटा मैं तो ये गांव पार करके दूसरे गांव जा रही थी, लेकिन इन्हीं सातों भाई इधर घर में चली गई थी आश्रम मांगने, पर इन सातों भाई ने तो मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें ले जाते हैं। बुढ़ी माँ कहती, नहीं नहीं मैं पेड़ के नीचे बैठ गई। कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें ले जाते हैं, हमारे साथ चलो। तो रूमा और गुइलैंड उस बुढ़िया को अपने साथ ले गए। अब जब वो घर पहुंची, तब तक बारिश भी हो गई थी, उनके कपड़े भी भीग गए थे। सबसे पहले तो उन्होंने आग जलाई और बुढ़ी अम्मा को बोला कि अपने कपड़े सुखाओ। तब तक गुइलैंड ने चावल की मार निकाली और उनको पीने को दी। फिर गेहूं कूटा, सबके लिए खाना बनाया, सबने पेट भर के खाना खाया उन तीनों ने। फिर रात को उन्होंने उसने गुइलैंड ने अपने हाथ से बुना हुआ कंबल उसे ओढ़ने को दिया बूढ़ी अम्मा को। सुबह सुबह सब उठे, बूढ़ी अम्मा ने बोला, बेटा तुम दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, तुम दोनों को बहुत प्यार आशीर्वाद, और वो चली गई। उस साल के बाद से रूमा और गुइलैंड के खेत में इतना अनाज उगा, इतना धान उगा, कि वो समझ गए कि वो जो बूढ़ी अम्मा आई थी वो कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वो एक देवी थी जिसके आशीर्वाद से ये सब हुआ। और दूसरी तरफ वो जो सात भाई थे, साल पे साल उनके उनके खेतों में अनाज कम ही कम होता गया, और जो उगता भी था उससे उनका पेट ही नहीं भरता था। धीरे धीरे उनका धन कम होता गया, और दूसरी तरफ रूमा और गुइलैंड ये धनी होते गए। इसीलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि का हमेशा सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की तरह होता है। उसे रहने की जगह देनी चाहिए, पेट भर के खाना देना चाहिए, ताकि उसके आशीर्वाद से आपके घर में भी सब अच्छा रहे। वेरी वेल सेड चिंटू। बस हाँ। तुम ये वाली कहानी मयंक को बोलो, बिकॉज उसका बीपी हाई हो जाता है जब कोई बोलता है कि हम 2 दिन आई नो। हम लोग वो देंगे तुम्हारा ये म्यूट पे है ना, वो ही घर पे तो हाँ, नो नो ही कान बट ही डिजर्व्स इट। वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम भी उसका मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, एक लौता सन इन लॉ, एक नहीं, इकलौता। इकलौता, यस। मम्मी मेरी ना तो टुल्ले पड़ेंगे। लौता दामाद है हमारे बचपइयों का, उसको बड़ी इज्जत देनी पड़ेगी भाई। और ऐसा वैसा नहीं है, इज अ चतुर्वेदी।
चतुर्वेदी चतुर भाई भाई। ऐसे ही नहीं मिली उसको हमारे घर की जो परी है चिंटू, हाँ। थोड़ी ना मिली। उसने चतुरता से चतुर्वेदियों की तरह पापा और मम्मी को 1 साल तक कहानी सुनाई। अरे कौन सी कहानी, क्या बोल रहे हो आप? Saw that? How I did that? व्हाट? I segued into the my कहानी number 6, no number 5। नंबर 5। ऐसा कनेक्शन है, देखा? चतुर्वेदी एंड द आई एम कहानी। लर्निंग, आई एम लर्निंग। कहानी का शीर्षक है चतुर युवक। मयंक। तो कहानी थी कि एक राजा था, उसकी बहुत ही एक सुंदर होनहार सुशील राजकुमारी। दिन राजा गया राजकुमारी के पास और बोला, बेटी अब तुम्हारा विवाह का समय आ गया है, तो तुम बताओ तुम्हें किस किस्म के व्यक्ति से शादी करनी है। तो बेटी बड़ी आज्ञाकारी थी, उसने बोला, पिताजी आप जो चुनेंगे उसी वक्त से मैं शादी कर लूंगी। तो राजा ने पूरे गांव में ऐलान किया और ये निश्चय किया कि वो सबसे चतुर व्यक्ति के साथ उसकी शादी करेगा। तो ऐलान ये किया, राजा का दिमाग देखो कि ऐलान ये किया कि जो युवक मुझे 1 साल तक कहानी सुनाएगा हर दिन, उससे मेरी बेटी राजकुमारी का विवाह होगा। दूर दूर से राजकुमार आए, उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया, कभी ये कहानी कभी वो कहानी। तो मुश्किल से वो कभी 1 महीना कभी 2 महीना चल पाती थी। करते करते काफी लोग खाली हाथ लौट गए। ये बात गली कूचे तक, गांव तक पहुंची। तो एक बेचारा किसान था उधर, जिसके कानों तक ये बात पहुंची कि राजा ने बोला है कि अगर आप उसको 1 साल तक कहानी सुनाएंगे तो वो राजकुमारी के साथ आपका विवाह करेगा और आप बन जाएंगे राजा। तो ये सुन के उसकी उम्मीद जाग उठी, उसने बोला मैं भी जाऊंगा कहानी सुनाने। पर समस्या ये थी कि उसको कहानी सुनाना आता नहीं था। कौन सुनाएगा भाई? तो वो चल पड़ा, फिर भी अपना हौसला बांध के चल पड़ा। तो रास्ते में रात आई और एक बुढ़िया की एक कुटीर थी, तो उसमें वो रात के लिए ठहरा, उसने आश्रय मांगा। तो बुढ़िया से ने पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस आदमी ने बोला कि मैं जा रहा हूँ राजा के यहाँ, क्योंकि मुझे शादी करनी है राजकुमारी से। पर समस्या ये है बुढ़िया कि मुझे कहानी बोलना आता नहीं। तो बुढ़िया ने बोला इधर आओ इधर आओ, और उसको तो युवक पहुंचा राजा के दरबार में और बोला, राजा जी मैं आ गया हूँ, मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ, मगर मैं आज से आपको कहानी सुनाना शुरू करूंगा। तो उसने बोला शुरू करो। तो उसने बोला, महाराज एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में धान का एक बड़ा सा ढेर था। वहां एक चींटी आई और चींटी ने ढेर में से एक दाना उठाया और खा लिया, और वहां कहानी समाप्त करके युवक अपने घर चला गया। दी एंड। कट टू डे 2। वो आया वापस दरबार में, महाराज चींटी फिर आई सुबह और उस धान के ढेर से चींटी ने अनाज उठाया और खाया और खा के अपने बिल में वापस चली गई। दी एंड। वापस आया, उसने बोला महाराज आज की कहानी है, चींटी फिर आई, उसने धान से वापस अनाज उठाया, खाया, फिर आ गया। और करते जब 7 दिन हो गए तो भैया महाराज जी बोले कि भाई ये कब तक आएगी, ये कहानी कब समाप्त होगी? तो युवक ने बोला कि महाराज कैसी बात करते हैं आप, चींटी तो इतनी छोटी छोटी जीव जंतु है, उसका पेट भी उतना ही छोटा है, अब एक एक करके तो खाएगी ना दाना। धान का ढेर समाप्त नहीं होता तो चींटी तो खाती जाएगी, और जब तक वो खाती जाएगी तब तक कहानी चलती जाएगी। और महाराज ने बोला वाह बेटा, तो एकदम चतुर बेटी, इसलिए हम तुम्हारी शादी हमारी होनहार लड़की श्रुति से कर देते हैं, और जैसे उनके दिन भवरे वैसे हमारे दिन भवरे। की कहानी है ये। दीदी, बिट्टू दीदी, लेकिन ये आपका चतुर कब आएगा? मेरा चतुर आई थिंक उसके लिए पापा मम्मी की पेशेंस नहीं थी, क्योंकि 1 साल चतुर्वेदियों की कहानी सुन सुन के कान भर गए। एंड बाय द लिसन,
तुम भुगत रही हो ना, तुम अकेले भुगतो, मुझे नहीं ढकेलो उसमें। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सिंगल, रेडी टू मिंगल। दीदी आई लव यू, यू आर द बेस्ट, ऑफ कोर्स आप हमेशा से मेरी आइडल हो, आई लव यू। चिंटू क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए, आई आई लव यू बिट्टू दीदी। कभी कभी आप भी बोल दिया करो, अच्छा लगता है। Nobody is here, so I'm telling you once, इसके बाद नहीं बोलूंगी। I love you too, चिंटू। तो क्या चाहिए? थैंक यू, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। और जो दीदी मेरी अगली कहानी है, आज की छठी कहानी, वो आपको ही डेडिकेट कर रही हूँ। मम्मी की स्टाइल में लास्ट बिल्कुल स्टोरी। बिल्कुल अपनी स्कैन कॉपी से, मम्मी की स्टाइल में, जिसको तुम संभाल के रखोगी। हाँ बैकअप है वैसे मेरे पास। ओके, कहानी नंबर 6, शीर्षक नदी मौसी। त्रिपुरा की एक प्रसिद्ध नदी है टुईचोंग। कहा जाता है कि टुईचोंग और नुएंगी नाम की 2 बहनें थी। एक बार वो दोनों पहाड़ी रास्ते से जा रही थी। दोनों बहनों ने हाथों में हाथ डाला हुआ था। चलते चलते नुएंगी ने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी मुझे बहुत प्यास लगी है। बड़ी बहन ने कहा, बस अभी हम लोग थोड़ी देर में गांव पहुंचने वाले हैं, वहां जाके पानी पी लेना। नुएंगी का गला सूख रहा था। उसने फिर पानी पीने की जिद की। गर्मी के मौसम में सारे पहाड़ी झरने भी सूख चुके थे। पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। बेचारी टुईचोंग परेशान हो गई कि अब रास्ते से लौटना भी संभव नहीं है। उसने नुएंगी को लाख बहलाया, लेकिन छोटी बहन का हठ बढ़ता ही गया। हार कर टुईचोंग ने उससे पूछा, बहन क्या थोड़ी देर प्यासी नहीं रह सकती हो? नुएंगी ने चिढ़कर उत्तर दिया, यदि मुझे पानी नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी, फिर तो मेरे किस काम आओगी? ये सुनकर टुईचोंग घुटनों के बल बैठ गई और ईश्वर की प्रार्थना करने लगी। कुछ ही पल में उसके शरीर से एक नदी फूट पड़ी। पानी देखते ही छोटी बहन नुएंगी तो नाच उठी। उसने जी भर के अपनी प्यास बुझाई और वो नदी बहते बहते कोरोपुली नामक की एक नदी से मिल गई। राजा उस नई नदी को देखकर चौंक गया। उसने संदेशवाहकों को आदेश दिया। उसके घोड़े आदेश पाते ही सरपट दौड़े। वे चलते चलते नदी के उद्गम स्थल पे पहुंचे। वहां छोटी बहन नुएंगी बैठी थी। पूछने पर उसने उत्तर दिया, मेरी बहन मुझे लेने आएगी। घोड़सवारों ने पूछा, लेकिन वो गई कहाँ है? नुएंगी ने शर्माते हुए कहा, वो नदी बन गई है मेरी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन वो अपने रूप में जरूर लौटेगी, जल्दी लौटेगी। संदेशवाहकों को नुएंगी की कहानी समझ में ही नहीं आई। उनमें से एक बोला, अरे हम क्यों अपना दिमाग लगा रहे हैं, इस लड़की को राजा के पास ले जाते हैं ना। और वो उस लड़की को अपने साथ लेके चले। अब राजा को भी इस बात पे कोई विश्वास नहीं हुआ। नदी का रहस्य ज्यों का त्यों ही रह गया। लेकिन राजा नुएंगी की सुंदरता पे मोहित हो उठा। उसने नुएंगी को अपनी रानी बना लिया। राजा की पहली रानी वो नुएंगी से चिढ़ने लगी। उसकी कोई संतान नहीं थी। नुएंगी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी रानी ने नुएंगी से कहा कि तुमने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है और उसके बच्चे को टुईचोंग नदी में फेंकवा दिया। बेचारा राजा जान भी नहीं सका कि वो 7 पुत्रों का पिता बना। एक एक करके बड़ी रानी ने छोटी रानी नुएंगी के 7 पुत्रों को टुईचोंग में बहा दिया। नुएंगी एकांत में अपने मरे हुए पुत्रों को याद कर लेती। उसको ये नहीं पता था कि उसके 7 पुत्र जीवित हैं। नदी मौसी टुईचोंग ने छोटी बहन के पुत्रों को मां के समान पाला था। जब वे 7 गठीरे नौजवान बन गए तो टुईचोंग ने उनसे कहा, बेटा मैं नदी हूं, तुम्हारी मौसी हूं, तुम्हारी मां नहीं हूं। तुम्हारे माता पिता राजमहल में रहते हैं, जाओ अपने घर जाओ। उसने बच्चों को बड़ी रानी के भी सारे अत्याचार बता दिए। 7 युवकों ने टुईचोंग से विदा ली और राजा के महल पे जाके कब्जा कर लिया। वे महल की छत पे चढ़ के नाचने गाने लगे। राजा को बहुत गुस्सा आया। वो गया, उसने कहा, अरे कौन हो तुम 7? कहां से आए हो? बड़े लड़के ने कहा, टुईचोंग हमारी मौसी है, नुएंगी हमारी माँ है, बताओ वो बड़ी रानी कहाँ है? राजा ने उन बच्चों की पूरी कहानी सुनी और फिर बड़ी रानी को बुलावा भेजा।
बड़ी रानी तो मारे डर के थर-थर कांपने लगी और उसने एक ही झटके में सच उगल दिया। नुएंगी अपने पुत्रों को देखकर बहुत रोई, इमोशनल हो गई, उनको गले से लगा लिया और उसने बड़ी रानी को भी माफ कर दिया। तब से नुएंगी बड़ी रानी कहलाई और राजा को भी उनके 7 पुत्र मिल गए। फिर राजा नुएंगी और उनके 7 पुत्र मिलके टुईचोंग नदी में श्रद्धांजलि के रूप में वहां पे फूल बहाने गए, उनको धन्यवाद करने गए और तभी से नदी में फूल बहाने की प्रथा चल पड़ी। That's for you, my टुईचोंग दीदी। शिटू, मुद्दे पे आओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? बहुत ही ज्यादा आई लव यू डेडिकेशन है। आई नो व्हाट, आई गॉट इट। तुम्हारा मैं सीन क्या है, तुम्हारा ये कि कब लॉकडाउन खत्म हो, कोविड खत्म हो, तुम और मयंक अपने जाओगे जापान और wherever you want to go, you will leave your tour with Tuichong Wasi, so I love you too. नो दी पर दी आपके पास दोनों गर्ल्स रहेंगी ना तो कितना कुछ सीखेंगी। Anytime, I love them. Anytime, I love you. दीदी आज का तो हमारी 6 कहानियों का पिटारा हो गया। Not I'm bad. so glad. तुमने एक बार नहीं बोला कि अरे मुझे जाना है। Not bad. हाँ? अब ना 1 महीने के लिए आई हैव अ स्टॉक इनको, मामा फिर क्या हुआ को सुनाने के लिए। आई हैव अ गुड स्टॉक। पता दीदी इतनी कहानियां लगती हैं, सोते हुए मम्मा कहानी, न्यू कहानी, खाना खाते हुए कहानी, पॉटी करते हुए कहानी, इनकी पॉटी ही नहीं खत्म होती। पॉटी से मुझे याद आया। क्या बिट्टू दीदी पॉटी से क्या याद आया? यू फनी। पॉटी से क्या याद आया? कौन याद आया पॉटी से? पॉटी से मुझे याद आया। हेलो मौसी। हाय कैसे हो आप? देखो बिल्कुल मैं थीम के हिसाब से मेखला पहन के आई हूँ शिलोंग का। So cute. ये मेरा हार देखो, ये मिजोरम का। मैंने कंचन से सब कुछ पूछ लिया था आज की थीम क्या है। बहुत सुंदर लग रहे हो। बहुत अच्छी लग रही है मासी। देखो बिटिया हम बारी जाए, हम एक बार बताएं क्या, मेखला तो हमने पहन लिया पर ये फूल देखो ना, लाल फूल मैचिंग। क्या बात है। अच्छा पहले ये तो बताओ, अमाला और अलाया नहीं दिख रही बच्चन की तरह, तुम लोग बातें कर रहे हो। ये सिर्फ हमारा मी टाइम है मौसी, हम उनको नहीं लाते हैं। अच्छा एक बताओ, एक जो हमने चलते चलते जब कान में ये ठेठी लगाई तो हमने कुछ पॉटी सुनी। पॉटी का इशू का मौसी हर चीज में कहानी चाहिए। सबसे ज्यादा पॉटी, इनकी पॉटी नहीं खत्म होती जब तक कहानी तब पॉटी नहीं होती। आप पॉटी की कहानी सुनाइए। नहीं, पहले हमारी बात सुनो। ये जो पॉटी है ये तुम लोग ऐसे नहीं पैदा हुई थी, तुम लोग भी छोटी थी और सच्ची कहती भगवान की कसम घंटे घंटे तुम पॉट पे बैठती थी और जिज्जी तुम लोगों को कहानी सुनाती थी। और बताएं ये पॉटी तुम्हें डीएनए में मिला है, ये हिरासत में मिला। अरे सच्ची कहती है ना, हमारी अम्मा जो थी वो बताती थी कि तुम्हारी अम्मा वो भी घंटों ऐसी पॉटी पे बैठती थी और फिर कहानी के तभी तो दीदी को इतना अच्छा शौक था कि जगह जगह की कहानियां आ जाएंगी ढूंढने वाले आपको। अच्छा बात तो अच्छा सुनो, और ये बात अम्मा को, उनकी अम्मा वो जो थी वो भी ऐसे करती थी। नानी। तो ये लोक कथाएं जो हैं वो या तो सोते समय बिस्तर पे सुनाई जाती या जब लोग हगने पॉटी करने जाते हैं। एक देखो हमारे हिस्से की एक कहानी है तो हम भैया नॉर्थ ईस्ट की तो हमें मालूम पर नहीं सुनाई, हम तुम्हारी अम्मा की बताती हैं कि भाई शी वाज सो कीन ऑन एंड टेलिंग द स्टोरी। चैथम लाइंस में हमारे ब्रदर रहते थे वहां पे अपने इलाहाबाद में, हाँ मामा। तो भैया उस समय सुलभ शौचालय नहीं था और जंगल जाना पड़ता था, डालडे का आधा डब्बा होता था, सब लोग अपना अपना पानी 3 पीढ़ियां। जस्ट इमेजिन माई नानी, देन माई अम्मा, देन योर अम्मा, 3 पीढ़ियां लोटा मतलब डालडे का डिब्बा लेके सुबह जाती थी फिरने के लिए। ऊपर से कभी कटेल टपक जाए, कभी बेल गिर जाए और तुम्हारी अम्मा कहती कि वो इतनी होती कभी उठा लेती थी, उसी से वॉश कर लेती थी। बहुत ज्यादा नहीं बता दिया बेटा मासी।
नॉर्मा अच्छा नहीं किया। अच्छा अच्छा, बात सुनो, उसकी एक कहानी थी, छोटी सी कहानी है, पर भैया हमेशा जब भी हम इलाहाबाद जाएं, तुम्हारी मम्मी ये जिद करे कि नानी हमें वो कहानी सुना। वो था कि एक नाई था, उसका नाम था बम्मा नाव। क्या नाम था? बम्मा नाव। बम्मा नाव, हाँ। तो ब्रह्मा नौवा जो है, तो एक बार उन्हें राजा के यहाँ से बुलावा आया कि भाई राजा की हेयर कटिंग करनी है। ऐसा लॉकडाउन तो नहीं था, पर राजा जो तो किसी राजा बात, राजा थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आओ। पर हर लोग राजा के यहाँ बाल काटने जाने में घबराते थे, क्योंकि सुनते हैं कि जो जाता था उसके बाद उसका सर कटवा दिया जाता था। अब भैया ब्रह्मा नवा एक तरफ तो उनकी पत्नी कहा है कि जाओ 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 इनाम मिलेगा, दूसरी तरफ अंदर अंदर डराए कि भाई क्या होगा। तो वो गए, उन्होंने उनकी हेयर कटिंग तो दे दी, देखी तो घबरा गए। अरे भैया उनके तो बकरे जैसे बाल, हाँ, बकरे जैसे कान कान कान। बकरी। हाँ, तो राजा जो रहा है वो बकर कना रहा है, मतलब उनके बाल जो थे वो बकरे के थे। अब जब हेयर कटिंग हो गई तो राजा साहब हमें इनाम दो। राजा ने कहा मंत्री इन्हें इनाम दो। तो छुरा तेज करा, बोले इसी छुरे से तुम्हारी गर्दन कलम होगी। तो उसने कहा हुजूर ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो राजा ने कहा कि नहीं, तुम बाहर जाके बात करोगे। बोले मालिक हमारे काफी बच्चे हैं, हम गरीब हैं, सच्चे में नहीं कहेंगे। राजा ने कहा देखो भैया नौवा लोगन की आदत है, उनकी बचती नहीं है बात, तुम कह दोगे। उन्होंने कहा सच्चे धर्म की कसम हम नहीं कहेंगे, और आप हमें माफ करें भैया। पसीना पसीना हो गए, गए जंगल आया। अब वो थे बार्बर। सुनते हैं कि बार्बर की पेट में कोई बात हजम नहीं होती। एक पेड़ आया, यानी कद्दू का लता थी कि शीशम का पेड़ रहा है, उसके नीचे उन्हें नंबर 2 जाना था। वो नंबर 2 के लिए बैठ गए। बैठे, अब भैया उन्होंने सोचा आगे पीछे देखा कोई है तो नहीं, कोई नहीं था। तो उन्होंने कहना चालू करा अपने आप से, बिकॉज उनका पेट जो था वो पिरा रहा था, दर्द कर रहा था। बोले राजा बकर करना, राजा बकर करना, राजा बकर। जब कह लिया तो भैया उनका जो पेट था वो बिल्कुल लाइट हो गया, अपने घर चले गए। लाइट हो गया। हाँ लाइट हो गया। चौथे पांचवें दिन राजा के यहाँ मजलिस लगी, तो वहाँ एक तबलची आया, एक सारंगी वाला आया। अब इत्तेफाक देखो कि जो शीशम का पेड़ था उससे वो तबला बना था, और उसी से सारंगी बनी थी। जब तबले वाले ने तबला बजाया तो उसने बोला दादिन दिना था, राजा बकर करना, राजा बकर। एवरीबडी वाज शॉक। तो सारंगी बोली ट्यू 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 ट्यू। तो उसे किसने कही? तबला बोला दादिन दिना था, मुझसे बम्मा नौवा ने कही। वो राजा ने कहा सारे बम्मा नौवा, इसके बात हजम नहीं हुई। इसने कहा बुला साले, उसको बुलाया। तुमने किससे कहा? बोला हुजूर हमने कुछ नहीं कहा। बोले तो कैसे ये बात आई? तबला कैसे बोल रहा? बोले हुजूर मैं तो जब जा रहा था मेरे पेट में इतना दर्द हुआ, मुझे नंबर 2 आ रही थी, मैं उसके नीचे बैठा, बस जिससे मेरी गुनाह। उस समय आप जानते ही हैं हम बार लोगों के पेट में बात नहीं फंसती। मैंने 5-6 बार ये कह दिया कि राजा बकर करना। अब मुझे क्या पता, हमें पता नहीं था कि पेड़ साला इतना निकम्मा जोता, इसने सारी बात कर ली। फिर राजा ने कहा ठीक है अब तुम्हें हम कत्ल करेंगे, और वो कत्ल करने के लिए उस तरह से तैयार हुई। उसने माफी मांगी, बहुत माफी मांगी। हुजूर आगे से हम नंबर 2 नहीं जाएंगे, पर हम कसम से। तो हम ये कह रही बिटिया, नंबर 2 का और लोक कथाओं का बहुत ही संबंध है, आंतरिक संबंध। और ऐसी कथाएं मौखिक होती हैं। मौखिक कथाएं कैसे आती हैं? या तो लोग गा करके करते हैं, या फिर लोग जो है सुना करके करते हैं। जैसे नानी ने अम्मा से कहा, अम्मा ने फिर तुम्हारी अम्मा से कहा, और अब तुम अम्मा बन गई तो तुम अपनी बेटी को सुनाओगी। तो कहने का मकसद है, बट आई मस्ट टेल, आई एम सो हैप्पी। इस लॉकडाउन में मैंने देखा है, पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर में, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, डिप्रेशन हो जाता है। दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक कि तुम 2 बहनें आती हो, अपनी मम्मी को याद करती हो, चटर पटर कर कितना हंस रही थी तुम लोग, बहुत हंसी। हम तो मौसा जी की उसमें फोन पे देख रहे थे, बेवकूफ तो नहीं, सब देख रहे थे। मौसी आपको पता है मैं मौसा ना जी पागल हो गई होती अगर बिट्टू दीदी ने ये आइडिया नहीं दिया होता। नहीं, बिट्टू ने दिया। अब तुम कह रही हो कि पापा को लेकर के आओ, पापा को लेकर के आओ। हाँ नेक्स्ट टाइम पापा भी आएंगे। बेटा देखो, पापा की बात जानते हो, पापा तुम्हारे गोल्फर है, और वो सेइंग है ना इंग्लिश में कि गोल्फर की वाइफ यानी विडो वाइफ। तुम्हारी मम्मी जिंदगी भर विधवा के समान रही, जैसे कना जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ही वाज गुड फॉर नथिंग, ईदर गोल्फिंग
पर तुम्हारे पापा अच्छी पापा कहानी सुनाएंगे। अरे पापा कहानी सुनाएंगे, पापा सिर्फ गेंद मारते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बट एनीवे नहीं, मैं तो हमारे जीजा और साली का संबंध है, इसलिए मजाक कर रहे हैं। हम तुम्हारे पापा को मासी टाइम नहीं हो रहा उनका बेटा आज संडे है, खड़ूस मौसा जी तुम्हारे, यू नो ना, चालू एमडी है। उनने पहले पैक बनाया, हमारे सिस्टम को फिट किया कि हमें तो आता नहीं है सब कुछ, यहाँ जूम पूम पूम, तो उन्होंने फिट किया और फिर अब जाना अपने बैठे हैं वहां पर बैठ करके। अच्छा आप उन्हें एंजॉय करने दो। हाँ एंजॉय महंगा पड़ सकता है। एनीवे बेटा बड़ा अच्छा लगा अपनी दोनों बेटियों को इतना खुश देख करके, और ये अच्छा लगा कि तुम अपनी मम्मी की तरह से, ये तो मम्मी को याद कर रही है, हमें तो आंसू आ जाते अपनी बहन को, अब जब याद करते तो आंसू आ जाते बेटा। पर ये बात है कि तुम्हारी अम्मा ने लोक संस्कृति को जिंदा रखा। होगी क्या, ये रोने का टाइम आई नो, खुश होने का टाइम है मौसी। हेलो कोई नहीं रोएगा। हाँ कोई नहीं रोएगा, ये बात तो पक्की कोई है। नहीं रोएगा। और सब लोग अपना अपना ये डब्बा बंद करो, नहीं तो हम रोएंगे कि उनकी रोटी हमें सेकनी है। तो चलो एक बार वो गाना, हाँ गाना चलो नहीं चिंटू हम नहीं गाएंगे, मासी गाएंगे। वो सबको रिटायर सुबह से रिहर्सल कर रही है। चलो मौसी कम ऑन, बात सुनो। जब हम तुम्हारी मम्मी के साथ पोस्टिंग पे जाते थे, शी वाज सो स्वीट, कभी मेखला दिया, कभी ये दिया, और गाना वैसे ही हमें भी सिखाती थी जैसे तुम लोग को। आई थिंक इट वाज लाइक दैट। ले मिले ये लपे पुंगे घर में लरिए इगे नहीं, ले मिले ये लपे पुंगे घर में लरिए इगे नहीं, लंगे पुंगे जो घर में लरिए इगे नहीं, घर में लरिए इगे नहीं, हे वेरी गुड मौसी मान गए, मजा। अच्छा तो एनीवे दिस इज द एंड ऑफ Suranai Theatre Folk Art and Foundation Stories Session. I must tell you कि सबसे पहले मैं थिएटर गाइड को, मुंबई थिएटर गाइड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने अब तक जो है उनके 25 सेशन, कितने 25 सेशन ना हो चुके हैं, 5 लाख ऑडियंस बन चुकी है, और सिल्वर जुबली में हमें बुलाया। और मैं भैया हमारी तो आदत पड़ गई बेटा, अब तो कह लें कि सुरनाई थिएटर की आदत है, थिएटर खुलने का इंतजार है, पर तब तक थिएटर ना सही जूम पे मैं अपनी कास्ट को इंट्रोड्यूस करूंगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू आवर हीरोइन शिंटू। शिंटू इज अदिति शर्मा, who is a very well-known actor of theatre as well as films, television। और हमारी दूसरी एक्ट्रेस है ईशिता अरुण, जो सुरनाई की नक का बाल है। नो नेपोटिज्म, यू डिजर्व इट। अनफॉर्चुनेटली हमारे डायरेक्टर के रैना साहब आज नहीं आ पाए लॉकडाउन की वजह से, पर वो आप लोग को देख रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं भाविक का, गौरव का, सबका धन्यवाद करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि with a good news that Suranai Theatre, listen, Suranai Theatre and Folk Art Foundation is starting its own page also, and I hope Bhavik will help us and we'll keep on doing some good work. Corona se daro na. Let's enjoy. Bye bye. Bye. Thank you. Bye. Love you guys. Everybody is Miss